गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द। और जब बहुत से शब्द एक साथ मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 19 वाक्य विचार। ठीक है। वाक्य विचार का मतलब हुआ कि वाक्य में क्या क्या चीज़ें होंगी, वाक्य किस प्रकार के वाक्य होंगे और वाक्य होते क्या हैं। ठीक है। तो वाक्य विचार का मतलब कि इसमें हम वाक्य पढ़ेंगे कि वाक्य हम बोलते किसे हैं, फिर वाक्य के प्रकार हम पढ़ेंगे, वाक्य के भेद हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देख लेंगे वाक्य की परिभाषा कि वाक्य होता क्या है। शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कि कोई अर्थ हो, है ना। इससे पहले हमने जब शब्द पढ़ा था तो हमने कहा था वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहेंगे। और अब शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा व्यवस्थित समूह, एक क्रम में होने चाहिए, एक व्यवस्था के अंदर होने चाहिए शब्द जिनका कि कोई अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो, जिनका कि कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है। और वाक्य के भेद क्या क्या होंगे? उपवाक्य, इसमें एक आता है उपवाक्य, जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव प्रकट होता, आधा, आंशिक यानी कम, पूरा भाव प्रकट ना हो, थोड़ा आधा ही भाव प्रकट हो, उसे हम उपवाक्य कहेंगे। जैसे यदि मैं जाता, यदि वह आता, ये आधा ही वाक्य है। यदि मैं जाता आधा है, यदि मैं जाता उसके बाद क्या होगा ये नहीं बताया गया। तो जो वाक्य जो है आधा ही अर्थ दे उसको हम कहेंगे उपवाक्य। और उपवाक्य दो भेद होते हैं, एक होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग भी लिखा जाए और जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो, ऐसा उपवाक्य जो कि पूरे वाक्य से अलग भी लिख सकते हैं हम उसको, और वो किसी दूसरे पर, उसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। किसी वाक्य में यह उपवाक्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस प्रकार से यह प्रधान उपवाक्य पर आश्रित या निर्भर रहता है। जैसे मैं यदि जानता कि वह, यह आदमी है, उपयुक्त में मैं यदि जानता प्रधान उपवाक्य है, जबकि वह कैसा आदमी है आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वाक्य के घटक। कि वाक्य के घटक या वाक्य के जो वो होंगे अंश होंगे, वाक्य के जो प्रकार होंगे, क्या क्या होंगे। तो वाक्य के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? एक आता है उद्देश्य और दूसरा आता है विधेय। वाक्य के दो भाग होते हैं। ठीक है। दो घटक होते हैं, दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य हम किसे कहेंगे और विधेय किसे कहेंगे? वाक्य के दो घटक हमारे हो गए, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। हो गया विधेय। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। ठीक है। जैसे राम बाजार जाता है, तो इसमें राम क्या है? राम के विषय में बात हो रही है ना, बाजार कौन जा रहा है? राम। तो उद्देश्य क्या है? राम। इस वाक्य में राम के बारे में कहा जा रहा है, अतः राम उद्देश्य है। ठीक है। राम के बारे में बात हो रही तो राम क्या है? उद्देश्य है। और बाकी का जो हमारा वाक्य का अंश है वो क्या है? विधेय है। समझ रहे हो आप? अब उद्देश्य विस्तार। उद्देश्य विस्तार में क्या होगा? जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता बताए उसे कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। उसे क्या बोलेंगे? उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे चंचल बालक दौड़ता है, इस वाक्य में
चंचल उद्देश्य बालक की विशेषता बतलाता है, अतः यह उद्देश्य का विस्तार है। लिखा है ना, चंचल बालक दौड़ता है, तो बालक की विशेषता क्या है कि वो चंचल है। तो ये क्या गया, उद्देश्य का, बालक हमारा उद्देश्य, बालक दौड़ता है, इसमें कार्य कौन कर रहा है, बालक कर रहा है ना। तो बालक हमारा उद्देश्य था। अब इस बालक की विशेषता कैसी है कि वो कैसा है, वो चंचल है। तो ये क्या है, उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार यानी उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक। दूसरा भाग होता है वाक्य का विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो क्रिया करता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा उद्देश्य होता है, और बाकी जो क्रिया होती है वाक्य में वो क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है। तो विधेय में क्या हुआ कि जो कुछ भी उद्देश्य के विषय में कहा जाए उसे क्या कहेंगे, हम लोग विधेय कहेंगे। और विधेय का विस्तार क्या होगा, विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द या शब्द समूह को विधेय का विस्तार कहेंगे। जैसे वह धीरे धीरे जाता है, वह हमारा उद्देश्य हो गया, जाता है विधेय हो गया, और कैसा जाता है, धीरे धीरे जाता है। तो धीरे धीरे शब्द क्या है, विधेय विस्तार। धीरे धीरे शब्द क्या है, विधेय विस्तार। फिर से समझ लेंगे, वह धीरे धीरे जाता है, वह क्या है, सब्जेक्ट है, करता है, तो इसको क्या कहेंगे, उद्देश्य। जाता है क्रिया है, क्रिया क्या कहलाती है, हमेशा विधेय कहलाती। कैसे जाता है, धीरे धीरे जाता है। क्रिया के बारे में क्या बताया जा रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। तो जो भी जो है विधेय के बारे में जो भी कहा जाए वो क्या होगा, विधेय का विस्तार। ठीक है। अब वाक्य संरचना, वाक्य की संरचना किस प्रकार से होगी। वाक्य संरचना के लिए मुख्य रूप से दो बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पहला होता है पदक्रम और दूसरा होता है अन्वय। पदक्रम के अंदर क्या चीज आती है, वाक्य में शब्दों को यथास्थान प्रयोग को पदक्रम कहते हैं। यानी कि हमारे क्रिया कहाँ पे आएगी, कर्ता कहाँ आएगा, ठीक है, उद्देश्य कहाँ आएगा, विधेय कहाँ आएगा, ये सब एक क्रम में होते हैं। कोई भी वाक्य होता है उसमें जो है एक शब्दों का एक क्रम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पदक्रम कहते हैं। ठीक है। पदक्रम में क्या है, क्रिया पद वाक्य के अंत में तथा क्रम पद कर्ता और क्रिया के मध्य में रहते हैं। ये पदक्रम की विशेषताएं कि हमेशा से ये नियम होंगे, ये विशेषताएं होंगी कि क्या होगा, क्रिया हमेशा अंत में आएगी। ठीक है। और क्या होगा, क्रम हमेशा क्रियापद से पहले आएगा। दूसरा है कर्ता कर्म या क्रिया के अर्थों में वृद्धि करने वाले विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी पदों से पहले लगते हैं। कर्ता कहाँ लगेगा, कर्म या क्रिया के अर्थों में वृद्धि करने वाले विशेषणों से पहले लगेगा हमेशा। ठीक है। संबंध कारक संबंधी शब्द से पूर्व रहता है। संबंध कारक जो है कारक शब्द होंगे वो संबंधी शब्दों से हमेशा पहले लगेंगे। संबोधन पद या विस्मयादि बोधक पद यदि हों तो वाक्य के आरंभ में आते हैं। हमेशा जो है ये जो है संबोधन और विस्मयादि बोधक पद हमेशा वाक्य के शुरू में आते हैं, अन्यथा कर्ता वाक्य के आरंभ में रख जाता है। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पूर्व लगाया जाता है। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से पूर्व लगाया जाता है। शेष कारक कर्ता और कर्म के मध्य रखे जाते हैं, परंतु यदि एक वाक्य में एक से अधिक कारकों का प्रयोग हो तो उन्हें उल्टे क्रम में रखा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया प्रायः मुख्य क्रिया से पहले आती है। यदि वाक्य में कर्म भी हो तो वह उससे पहले लगती है। निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक नहीं, न, ना प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। नकारात्मक निषेधात्मक शब्द हमेशा क्रिया से पहले रखे जाएंगे, परंतु आग्रहात्मक न वाक्य के आगे आता है। मिश्र वाक्य में यह प्रधान उपवाक्य को पहले तथा आश्रित उपवाक्य को बाद में रखते हैं। मिश्र और संयुक्त वाक्यों में योजक दो उपवाक्यों के मध्य में रखे जाते हैं। अन्वय क्या होगा, अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य रचना करते समय संज्ञा, क्रिया आदि पदों के लिए वचन आदि में परस्पर मेल होना चाहिए। जैसे पुल्लिंग संज्ञा के लिए स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग करना उचित नहीं
होगा। वाक्य में कर्ता और क्रिया का, कर्म और क्रिया का, संज्ञा और सर्वनाम का विशेष मेल, विशेषण तथा संबंध और संबंधी का अन्वय अर्थात मेल होना जरूरी है। यानी कि हमारा कर्ता जैसा होगा, क्रिया उसके अकॉर्डिंग होगी। क्रिया का लिंग वचन काल उसके अनुसार होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम का आपस में मेल होना बहुत जरूरी है। उसके जिसके अनुसार हमारा कर्ता और कर्म है उसी के अनुसार हमारी क्रिया होनी चाहिए। इसको कहते हैं अन्वय। ठीक है, कर्ता और क्रिया का अन्वय में अब इसके नियम है। कर्ता और क्रिया के अन्वय में क्या होगा? कारक चिन्ह रहित कर्ता की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे मोहन पढ़ता है, ये कारक रहित है, इसमें कारक चिन्ह नहीं है। तो मोहन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो क्रिया कैसी? पढ़ता है, पुल्लिंग में आ गई। कर्म और क्रिया का अन्वय, कर्म और क्रिया का मेल कैसे होना चाहिए? कर्ता के साथ कारक चिन्ह और कर्म चिन्ह रहित, कर्ता के साथ कारक चिन्ह और कर्म चिन्ह रहित हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया होगी वहाँ पे जो है कर्ता के अनुसार ही क्रिया का चिन्ह बदलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? कर्म के अनुसार। ठीक है, जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा, अखबार पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। मोहन ने चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। तो यहाँ पे जो है हमारे क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्म के अनुसार बदल रही है। ठीक है, अखबार, चिट्ठी इनके अनुसार बदल रही है, जबकि इससे पहले कर्ता के अनुसार बदल रही थी। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, वाक्य में सर्वनाम के लिंग वचन और पुरुष संज्ञा के अनुसार ही होते हैं। हिंदी में आदर सूचक भाव व्यक्त करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। राम से पूछो कि वह खाएगा या नहीं। ठीक है, वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक वचन है, किंतु सम्मान के लिए हमने उन्हें बहुवचन में बताया गया और सर्वनाम के साथ बताया गया। विशेष और विशेषण का अन्वय, विशेषण का लिंग वचन विशेष के अनुसार होता है। जैसे अच्छा बच्चा, अच्छे लड़के। अच्छा तो क्या? बच्चा। अच्छे लड़के। एक से अधिक विशेषण होने पर भी यही नियम लागू होता है। जैसे लाल पीले फूल। संबंध और संबंधी का अन्वय, संबंधवाचक शब्दों के लिंग और वचन संबंधों के अनुसार होते हैं। जैसे वह मेरा अखबार है, यह मेरी पुस्तक है। वह मेरा अखबार है तो क्या हुआ? वह जो शब्द है सर्वनाम शब्द वो पुल्लिंग में ही है। ठीक है, लेकिन अखबार जो है पुल्लिंग शब्द है तो मेरा हो गया, और पुस्तक अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या हो गया? मेरी हो गया यहाँ पे। ठीक, ये सर्वनाम बदल गया। यदि भिन्न लिंग की संज्ञाएं संबंधी रूप में आए तो संबंध चिन्ह पूर्व की संज्ञा के अनुसार होता है। जैसे मेरा पुत्र और पुत्री गाड़ी में है। मेरा पुत्र और पुत्री गाड़ी में है तो पहला जो है पुल्लिंग था तो उनके अनुसार जो है क्रिया कैसी हो गई? पुल्लिंग हो गई। पहला जो संज्ञा थी वो क्या थी? पुल्लिंग थी, तो उसके अनुसार क्रिया जो है पुल्लिंग हो गई। अब देखिए वाक्य भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। ठीक है, सामान्यतः दो आधारों पर हम वाक्य के भेद करेंगे। दो आधार पे। किसके आधार पे? एक तो अर्थ के आधार पे और दूसरा रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे सबसे पहले हम देख लेंगे कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होंगे। कौन कौन से? पहला है विधानवाचक, यानी कि सिंपल सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहेंगे, जिसको आप लोग इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस भी पढ़ते हैं, जिसमें कि सिंपल एक क्रिया होती है। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। एक करता है, एक क्रिया है और एक सिंपल क्रिया हो रही है तो ये क्या हो गया? विधानवाचक। दूसरा है निषेधात्मक, नेगेटिव सेंटेंस जिसको आप बोलते हैं, जिसमें ना आएगा, नहीं आएगा, नकारात्मक जो हमारे वाक्य होंगे उनको कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के न होने का भाव प्रकट हो, क्रिया के नहीं होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम
निषेधात्मक कहते हैं, जैसे मेधावी छात्र परीक्षा में चोरी नहीं करते, वह विद्यालय नहीं जा रहा है। जहां पे भी नहीं ना शब्द आएंगे वो क्या होगा, निषेधात्मक। तीसरा है संदेहवाचक, जहां डाउट हो, डाउटफुल सेंटेंस जो आपके होंगे जहां पे डाउट होगा उनको कहेंगे संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि वह पास हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वह पास हो जाएगा, तो इसमें क्या है, संदेह है या संभावना है, तो ये वाक्य कैसे हो गए, संदेहवाचक। चौथा है इच्छावाचक, जहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट कर्ता इच्छा व्यक्त करेगा। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, वक्ता यानी बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे, ठीक है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये सारे शब्द के हैं, इच्छावाचक हैं। वक्ता यानी बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशा और आशीर्वाद में भाव जहां पे प्रकट हो वो हो गया इच्छावाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक, जहां पे प्रश्न पूछा जाए। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। छठा है संकेतवाचक, संकेत किया जाते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे कहते हैं संकेतवाचक। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के पर निर्भर करे, संकेत करे, उसको कहते हैं संकेतवाचक। जैसे तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, तुम परिश्रम करते तो, फिर संकेत है दूसरी क्रिया की ओर, क्या होता, फिर अवश्य सफल होते, ठीक है, तो ये संकेतवाचक हो गया। सेवेंथ है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अंदर आ सकता हूं, सदा सच बोलो, ठीक है, ये क्या है, आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक में आप ऑर्डर दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, आदेश ये भी उसी में आ जाएगा, किसमें, आज्ञावाचक में, ठीक है। फिर है विस्मयादिबोधक, लास्ट है विस्मयादिबोधक। जिन वाक्यों से विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि प्रकट हो उसको कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे आह कितना सुंदर उपवन है, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के आपके शब्दों, 8 प्रकार के वाक्य भेद हैं, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे। अब रचना के आधार पे आपके वाक्यों के भेद हम लोग देख लेंगे। रचना या बनावट के आधार पे वाक्य के भेद, रचना या बनावट के आधार पे वाक्य के भेद जो है कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। सिंपल शब्दों में हम बोलेंगे जहां पे एक हमारे पास कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, और एक क्रिया होगी, एक वर्ब हो गए, उसको हम कहेंगे सरल वाक्य। एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब, ठीक, तो सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस एक हो गया आपका, सरल वाक्य हो गया, ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में समानता के आधार पर 2 उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हों तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जहां पे 2 सरल वाक्य समुच्चय बोधक से आपस में जोड़ते हों, एक वाक्य बनाते हों, उसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। जैसे बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, ये 2 सरल वाक्य थे, एक था बादल घिरे, मयूर नाचने लगे। अब इन दोनों वाक्यों को हमने एक साथ जोड़ा, किसकी आधार पे, किसकी सहायता से, समुच्चय बोधक। और शब्द क्या है, समुच्चय बोधक है, और इसने इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया, तो ये क्या हो गया, 2 सरल वाक्य जब मिले तो एक संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक है। थर्ड है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। एक उसमें प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा मिश्रित उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, तो उसको कहते हैं मिश्र उपवाक्य। जैसे सभी जानते हैं कि
तुम अच्छे विद्यार्थी हो। सभी जानते हैं, ये प्रधान उपवाक्य है। सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? तुम अच्छे विद्यार्थी हो। ये क्या हो गया? ये आश्रित उपवाक्य हो गया। और ये सभी जानते हैं कैसा हो गया? प्रधान उपवाक्य। तो ये कैसे हो गया? जहां पे इस तरह से वाक्य बनते हैं उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब इसको जो है आगे हम जो है दूसरी वीडियो में इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला जाता है, संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में कैसे बदला जाता है, मिश्रित वाक्य से पुनः हम सरल वाक्य कैसे बनाएंगे। जो दूसरी वीडियो आप लोगों को दी जाएगी उसमें हम इसको सीखेंगे। फिलहाल हम अर्थ के आधार पे वाक्य भेद को आज देखेंगे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य भेद मैंने आप लोगों को बता दिए कि 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। आने वाली जो आपकी जूम मीटिंग होगी हम उस पे जो है इस पे डिस्कस करेंगे, जो भी इसके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे और आप लोगों से प्रश्नोत्तर इसी से रिलेटेड होंगे, इसी पार्ट से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। थैंक यू।